तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खा पी के मजे ले रहे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र का छठा अध्याय का प्रश्न उत्तर। छठा अध्याय का जो पाठ का प्रश्न उत्तर है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो छठा अध्याय आप लोग का क्या है, वैश्वीकरण। बच्चों ये अध्याय जो है बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीका से आप लोग को पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो भैया इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से जाके आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले जितने भी अध्याय, ठीक है, इससे पहले 5 अध्याय होगा भाई, पांचों अध्याय एकदम जबरदस्त तरीका से पढ़ा है और पांचों अध्याय का पाठ का जो प्रश्न उत्तर होता है वो भी एकदम जबरदस्त तरीका से कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, साथ में ये भी आप लोग को बता दूं कि जो आप लोग का सिविक्स है ना, पूरा किताब सिविक्स का खत्म हो चुका है, सब अध्याय पढ़ा चुके हैं और सभी अध्याय का प्रश्न उत्तर भी करवा चुके हैं। एकदम बारीक तरीका से आप लोग को पढ़ाते हुए हम आगे निकल रहे। ओके, तो आइए छठा अध्याय जो आप लोग का है, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा हुआ, ऐसा नहीं, यहाँ पे भी देखिए कि पूरा अध्याय का प्रश्न उत्तर करवाने वाले हैं। इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान जो भी प्रश्न होगा ना सबको कराएंगे, कोई दिक्कत जी नहीं ना, ये चीज सुन लिए। चलिए, वन शॉर्टेड ही वीडियो रहेगा, एक ही वीडियो में पूरा अध्याय का प्रश्न उत्तर को हम लोग कवर कर लेंगे। हाँ, एक बात मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना तो पूरा देखना, ठीक है, तब जाके आप लोग को 100 में 100 समझ में आएगा। ओके ना, चलो भाई। और इससे पहले वाला अध्याय, इसका अध्याय का भी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि अध्याय से भी जो है प्रश्न जो है पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। ओके, आइए, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वस्तुनिष्ठ जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। 5 वो दे रखा है, ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए, कह रहा है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया, तो देखो नई आर्थिक नीति में जो था मैंने आप लोग को बताया था उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब ये होता है कि पूर्णतः कोई भी प्रतिबंध लगाने का कार्य नहीं किया जाए। पहले क्या होता था, वैश्वीकरण का मतलब ही क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। वैश्वीकरण में क्या था कि कोई भी देश से अपना देश का, मैंने आप लोग को बताया था ना अध्याय में, 1991 की कहानी है ना। 1991 में जो था ये नई आर्थिक नीति को लाया गया था। इसमें क्या हुआ था, इससे पहले जो था किसी भी देश से हम लोग का क्या था, किसी भी देश से हम लोग का आर्थिक अवस्था या आर्थिक स्थिति से संबंध नहीं था। किसी भी देश से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं था। मतलब चाइना वाला भारत में माल नहीं बेच सकता और भारत वाला चाइना में माल नहीं बेच सकता था। इससे क्या हुआ था, भारत की स्थिति बिल्कुल खराब हो चुका था। सिर्फ 15 दिनों के लिए ही राशन पानी के लिए, देश को चलाने के लिए जो पैसा बचा था सिर्फ 15 दिनों के लिए ही बचा था। ओके, तो 1911 में जो प्रधानमंत्री था, पीएम था, मैंने आप लोग को बताया था नरसिम्हा राव था। कौन था, नरसिम्हा राव था। और वित्त मंत्री कौन था भाई, याद है आप लोग को, वित्त मंत्री कौन था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये जो थे एक अच्छे अर्थशास्त्री भी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ओके, ये चीज समझ में आ गया ना। तो भाई इसमें नई आर्थिक नीति में क्या हुआ था, उदारीकरण इसलिए किया गया क्योंकि कोई भी कंपनी आएगा, अगर उनको ज्यादा कागजती या प्रतिबंध लगाइएगा, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते हैं, तो वो कंपनी अपने देश में नहीं आएगा। तो इसको खत्म किया उदारीकरण। और बहुत सारी जो सार्वजनिक क्षेत्र था, जो सरकारी लगभग जो क्षेत्र था, उसको क्या कर दिया, निजीकरण कर दिया। निजीकरण का मतलब हो गया कि किसी एक व्यक्ति को स्वामित्व कर देना, ठीक है, मालिकाना हक दे देना। जैसे अस्पताल है, सरकारी अस्पताल की स्थिति देखते हैं ना, वही प्राइवेट अस्पताल का जाके देखिए तो एकदम चकाचक मिलेगा। तो क्या किया, निजीकरण कर दिया। उसके बाद वैश्वीकरण। तो तीनों चीज आर्थिक नीति में क्या किया गया, जोड़ा गया। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है यहाँ पे, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग है बाबू कितना है, 5 अंग है। कितना अंग है, 5 है। मैंने चैप्टर में बहुत अच्छी प्रकार से आप लोग को बताया, जरूर देख लेना। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं, वैसा कंपनी जिसका एक से अधिक देशों में स्वामित्व हो उसी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अब कोका कोला आप लोग यहाँ भी पीते हैं, पाकिस्तान में भी पीता है, न्यूजीलैंड में भी पीता है, ऑस्ट्रेलिया में भी पीता है, नेपाल में भी पीता है कि नहीं।
सैमसंग का जो फोन यूज करते हैं, ऐसा थोड़े ना भारत में यूज किया जाता है, और भी सारे देशों में किया जाता है। तो फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। और जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग एग्जाम जो हुआ था या फर्स्ट सिटिंग या सेकेंड पाली में यह प्रश्न निश्चित तौर पे पूछा ही जाता है। अगला है चौथा नंबर, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ होता है व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत जी? आइए 5वें नंबर प्रश्न को करते हैं हम लोग। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? यहाँ पे किसी लिखा गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए? किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो पार्ले समूह का जो थम्स अप था, क्या था? थम्स अप जो था उसको कौन खरीद लिया था? कोको कोला। ठीक है, कोका कोला। ठीक है, कोका कोला खरीद लिया। ओके, आइए, ये 5 प्रश्न था। आई होप ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब थम्स अप नहीं मिलता, कोको कोला मिलता है। ठीक है, कोका कोला मिलता है। समझ में आया? आइए 5 प्रश्न हो गया। अब हम लोग जो हैं क्या करते हैं, ये भरने वाला प्रश्न को कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? भरने वाला प्रश्न को। अरे यार, ये गड़बड़ हो गया, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ। ठीक है, चलो भाई मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बिल्कुल अच्छी तरह समझना है। वैश्वीकरण, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आपको जो यहाँ पे देगा 5 प्रश्न दे रखा है, तो पांचों कर लेते हैं बारी बारी से। वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को क्या करना? क्या करना है इसका? विश्व ना। चलिए, क्या आप पढ़िए। वैश्वीकरण का अर्थ है कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना। अभी जस्ट मैंने प्रश्न करवाया था ना जी। हाँ, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करवाना। ओके, ये चीज समझ में आ गया। अगला है दूसरा नंबर, व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह के माध्यम से डैश को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। वैश्वीकरण से बढ़ावा मिलता है। क्या मिलता है? वैश्वीकरण से बढ़ावा मिलता है। ओके, ये भी प्रश्न अगर देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इसी में सब छिपा हुआ है कि नहीं? वैश्वीकरण किसको कहते हैं? वैश्वीकरण से छिपा हुआ, उसी का परिभाषा है ना। आइए, ये हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में डैश भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे लिख दीजिए मुख्य भूमिका निभाती है। क्या? मुख्य भूमिका निभाती है। आई होप ये चीज समझ में आ गया। बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से भूमिका निभाती है। मैंने चैप्टर में कवर किया है इस चीजों को। विदेशी व्यापार विश्व के देशों को जोड़ने का कार्य करता है। विश्व बाजार को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये बाजार जो है इधर आता, समझे? यहाँ जोड़ने का कार्य करता है, यहाँ पे जोड़ने हो जाता है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। देखिए, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुआ था, जनवरी 1995 में, याद रखिएगा। कहाँ इसका मुख्यालय कहाँ है जी? मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है इसका जनेवा में। कहाँ है? जनेवा में है। ओके, WTO। और ये जो है किस पे नजर रखती है? विश्व व्यापार संगठन, इसका नाम ही हुआ हिंदी में विश्व व्यापार संगठन। जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है उस पे इनका नजर रहता है, उसके लिए नियम शर्तें यही लागू करते हैं। ओके, कोई दिक्कत हुआ समझने में? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आइए आगे देखते हैं। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न को भी कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करेंगे। बहुत आसान अगर अध्याय पढ़ते तो फटफट आपसे भी बनता, कोई दिक्कत की बात नहीं अगर पढ़े होंगे तो। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, समझेंगे। विभिन्न देशों के बीच परस्पर मतलब एक दूसरे से संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है।
बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाती है। क्या बताएं? मुख्य भूमिका निभा रही है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुएं और सेवाओं और निवेश और प्रौद्योगिकी, इसका हिंदी प्रौद्योगिकी होता है, इसका इंग्लिश होता है टेक्नोलॉजी। क्या होता है? टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो रहा है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभा रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करता है? हर एक देश में जो है अपना स्वामित्व को रखता है, अपने प्रोडक्ट को बेचता है। ऐसा नहीं कि भारत में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसा नहीं सिर्फ भारत में रहता है, वो अलग अलग देशों में दिया जाता है, बेचा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? आउटसोर्सिंग बोला जाता है। मैंने आप लोग को कल के अध्याय में पढ़ाया था, आउटसोर्सिंग पढ़ाया था ना जी कल के अध्याय में। तो उसी चीज को क्या बोला जाता है? वैश्वीकरण भी एक देश से दूसरे देश में जाना, वहां पे काम करना, वहां की वस्तु को कमाना, या वहां पे फैक्ट्री खोल देना। मेरा मन है पाकिस्तान में जाके फैक्ट्री खोल देने का, तो हम खोल सकते हैं, हमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। ओके, तो आई होप ये चीज समझ में आया। फिर से एक बार देखेंगे, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का निवेश, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। ओके, क्लियर हुआ? अब देखो बच्चा, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? जो देश एक देश नहीं, बहुत सारे देशों में अपने प्रोडक्ट को बेच रही है, सेल कर रही, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, सीधी सी भाषा में। अब देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी आमतौर पर एक बड़ी कंपनी है जो उत्पादन या विभिन्न देशों में वस्तुओं और सेवाओं को बेचती है, वस्तुओं और सेवाओं को बेचती है, उसे ही क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। आइए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, विश्व व्यापार संगठन क्या है? यह कब और क्यों स्थापित किया गया? विश्व व्यापार संगठन जो है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, ठीक है, 1995 में हुई थी। यह एक अंतर सरकार संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापारी होते, एक देश से दूसरे देश का जो व्यापार करते हैं के नियमन से संबंधित हैं। वर्तमान में 164 देश इस संगठन के सदस्य हैं वर्तमान में, और 2006 में आपका बुक दे रखा है, 2006 में 146 दे रखा है, ठीक है, आपके बुक में। वर्तमान समय में अभी 164 देश है। इस संगठन के सदस्य है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान महानिर्देशक रॉबर्टो अजेवेडो, ठीक है, अजेवेडो, और मुख्यालय इसका कहाँ है? जनेवा और स्विट्जरलैंड में। दो जगह है, जनेवा और स्विट्जरलैंड में। ज्यादातर आपको याद क्या रखना है? जनेवा ही रखना है। तो ये प्रश्न का आंसर आप लोग समझ गए कि विश्व व्यापार संगठन जो है राष्ट्रों के एक देश से दूसरे देश के लिए जो व्यापार होता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है, उसके नियम से संबंधित है। और इसमें 164 देश अभी वर्तमान में संगठन के सदस्य में हैं। और WTO का जो मुख्यालय है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है, जनेवा है और स्विट्जरलैंड है। और इसकी स्थापना जो है 1995 में हुई थी। आई होप ये क्लियर हो गया। आइए चौथे प्रश्न को, भारत में सन 1991 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं? समझते हैं तो बच्चा, 1991 में मैंने आप लोग को बताया PM कौन था आपका? नरसिम्हा राव था। वित्त मंत्री कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह, मैंने आप लोग को बता दिया ना, मनमोहन सिंह, ठीक है। और वित्त मंत्री का ही काम होता है आर्थिक स्थिति को ध्यान देना। जब 1991 से पहले 1947 से आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, 1991 तक कोई भी देश से अपना आपसी संबंध नहीं था, किसी भी प्रकार का तालमेल नहीं था, ठीक है। तो वित्त मंत्री जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ये एक बड़े अर्थशास्त्री भी थे। तो इसने बोला कि, और उसी समय इतना अकाल पड़ने वाला था, PM बोला कि भैया अब 15 दिनों का ही हमारे पास जो है देश चलाने के लिए हमारे पास पैसा अब बचा हुआ है। तो मनमोहन सिंह ने बोला कि आर्थिक नीति को बदला जाए, आर्थिक नीति लाया जाए। मतलब क्या होगा? पुराने नीति नियम को त्याग कर नए नीति नियम को लाया गया। तो नए नीति नियम आपको पढ़ाए ही हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत में सन 1991 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं। समझिएगा, 1991 में भारत सरकार ने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार प्रस्तुत किए जो इस दृष्टि से वृहद प्रयास थे कि इनमें विदेश व्यापार उदारीकरण, वित्तीय उदारीकरण, कर सुधार और विदेशी निवेश के प्रति आग्रह शामिल था। इन उपायों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद की। तब से भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही आगे निकल गई। ओके, ये चौथा नंबर प्रश्न था। आई होप ये क्लियर हो गया। कहीं कोई दिक्कत हुआ जी समझने में, किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना मेरे भाई। देखो एक चीज को ना मैं तोड़ के आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का टेंशन ना हो, इसलिए बोलता हूँ अध्याय जरूर देखा करो, ज्यादा चीजें वहां पे समझ में आएगी। उदारीकरण को परिभाषित करें, वही चीजें रुकावट को रोकने के लिए, ठीक है, किसी भी रुकावट को हटाना उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण मतलब पूरा खुला होना चाहिए एकदम, ठीक है, उदार कर देना, वो कहता है ना लोग कि उदार कर दिए उसको, तो वही चीजें होती है। उदारीकरण का अर्थ होता है ऐसे नियंत्रण में ढील देना, उन्हें हटा लेना जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित है जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचने वाली आर्थिक नीतियां, नियमें, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रिया आदि को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचने वाले आर्थिक नीतियां, जो नियम होते हैं, जो प्रशासनिक नियंत्रण होता है, प्रक्रिया होता है, उसको क्या कर दिया जाता है, उदारीकरण में समाप्त कर दिया जाता है। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, 3 गो था ना जी, बताए थे आप लोग को। आइए छठा नंबर, निजीकरण से आप क्या समझते हैं, वही चीजें। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र या उद्योग के सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना, ठीक है। जो सरकारी चीज है या सार्वजनिक क्षेत्र है उसको क्या किया, निजीकरण कर दिया। जैसे कि मैंने आप लोग को अध्याय में बताया था बिजली वाला कहानी, अब जो है बिजली बेच दिया, निजीकरण हो गया बिजली का, ठीक है। शिफ्टिंग फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, शिफ्टिंग फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर से क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है, क्या जाता है, यही चीज हो गया। आई होप ये क्लियर हुआ। आइए चलिए भैया, ये लॉन्ग जो शॉर्ट प्रश्न था वो आपका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं लॉन्ग प्रश्न पे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से, बहुत बड़ा है भाई। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी देश में अपनी उत्पादन इकाई लगाने के निर्णय पर किन बातों का प्रभाव पड़ता है। तो बच्चा प्रश्न ये कह रहा है कि अगर बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी देश में अपनी उत्पादन इकाई लगाना चाहता है तो उसके लिए वो लोग कौन सी बात पर जो है प्रभाव पड़ता है, वहां पे इकाई लगाने के निर्णय पर किन बातों का प्रभाव पड़ता है, वो क्या देखते हैं जो किसी देश में क्या करते हैं, अपनी उत्पादन को लगाते हैं, क्या देखकर, समझिएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा अपनी इकाई लगाने के निर्णय पर निम्न बातों का प्रभाव पड़ता है। आधारभूत संरचना, सबसे पहले देखता है कि भैया कि बहुराष्ट्रीय कंपनी वहां इकाई लगाना चाहता है जहां का आधारभूत संरचना जैसे बिजली, परिवहन, बैंकिंग आदि व्यवस्था अच्छी हो, वहां पे बहुराष्ट्रीय कंपनी आएगी। आगे हम आपको समझाते हैं, कच्चा माल उपलब्ध हो, कोई भी चीज जैसे मकई का आप देखते हैं चिप्स वगैरह बना जाता है, आलू का चिप्स बनाया जाता है, तो वहां पे क्या चाहिए, जहां कच्चा माल की उपलब्ध अधिक हो तथा सस्ता हो, कंपनी वहां अपना इकाई लगाना, उद्योग लगाना चाहता है, क्योंकि उत्पादन के लिए कच्चा माल की क्या होगी, आवश्यकता होगी। सस्ते श्रम की उपलब्धता, सस्ते श्रम मतलब क्या होता है, मजदूर। बहुराष्ट्रीय कंपनी सस्ते श्रम की उपलब्धता को भी देखता है, ठीक है, उस स्थान पर अपना इकाई लगाना चाहता है जहां पर सस्ता श्रमिक हो, ठीक है, क्योंकि इससे वस्तुओं का उत्पादन करने में लागत जो होगा कम होगा और बेनिफिट ज्यादा होगा। 3 हो गया। चौथा देखिए, बाजार की उपलब्धता, वो ये भी देखता है कि उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए कंपनी ऐसे स्थान पर इकाई लगाते हैं जहां पर बड़ा बाजार हो,
जहां पर बड़ा बाजार, बाजार नहीं हुआ तो काहे लगाएगा, बिकेगा ही नहीं। ओके, टापू पर लगा देगा, समंदर के बगल में लगा देगा, नहीं लगाएगा। सरकारी नीति और कंपनी ये भी देखती है, कंपनी अपना इकाई को लगाने के लिए सरकार की नीतियां पर भी निर्भर करती है। सरकार भी देखता है कि भैया सरकार ज़्यादा टैबे करे तो हम लगाएंगे नहीं। अब बेनिफिट होता है किनको, जो वहाँ के नागरिक हैं उनको होता है, सरकार को भी बेनिफिट होता है, एक तरह सभी व्यक्ति को बेनिफिट होता है अगर बहुराष्ट्रीय कंपनी आपके देश में आती है तो। चलिए ये प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं बबुआ। अब यहाँ पे है कि वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभाव को बताएं। वैश्वीकरण का बिहार पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव है जो निम्नलिखित है। ठीक है, आइए समझते हैं। पहले सकारात्मक देख लीजिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि। अगर वैश्वीकरण हुआ, यहाँ पे नए नए टेक्नोलॉजी का चीज आया, जैसे ट्रैक्टर आ गया, गाड़ी आ गया। वैसे ट्रैक्टर पहले क्या करते थे, किस चीज से जोताई होता था, याद है किसी को, बैल से, 2 बैल होता था, बताए थे आपको अध्याय में ना, उसी प्रकार से जोताई होता था। और उससे भी पहले चले जाइएगा तो कुदाले से जोताई होता था, तो सही से ज़्यादा खेत बना भी नहीं पाते थे और ज़्यादा खेत उपजा भी नहीं पाते थे। बिहार कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब बिहार से किए गए, अब निर्यात में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, बिहार से किए गए निर्यात में वृद्धि, माल अधिक होगा तो निर्यात किया ही जाएगा। विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति, विभिन्न देशों द्वारा बिहार में प्रत्यक्ष विनियोग भी किया गया। विभिन्न देशों द्वारा बिहार में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग भी किया गया था। ओके, आइए शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि। बिहार के शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में भी क्या हुआ था, वृद्धि हुआ था। विश्व स्तर उपभोग वस्तुओं की उपलब्धता, ठीक है, बिहार के बाजार में विभिन्न देशों के मोबाइल, जूता आदि वस्तु उपलब्ध हुआ। ठीक है, रोजगार का अवसर में वृद्धि, बिहार के लोगों के लिए विदेशों एवं देश के अन्य भागों में रोजगार का अन्य अवसर भी उपलब्ध हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनी एवं बीमा कंपनी का आगमन हुआ। बिहार में बहुराष्ट्रीय बैंकों जैसे HSBC बैंक आदि का आगमन हुआ था। बहुत सारे बैंक आए थे जब बहुराष्ट्रीय कंपनी आए थे। अब यहाँ पे आप लोग को आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा, यही सब चीज़ लिखना है। और आप लोग को नकारात्मक प्रभाव में कृषि एवं कृषि पर आधारित उद्योग का बिहार में उपेक्षा किया गया। ठीक है, जो बड़ा बड़ा कंपनी जब आ गया यहाँ पे तो उससे डायरेक्ट खरीद लेता था, कम भाव में खरीद लेता था, इससे दिक्कत हो रहा था। जो छोटे छोटे उद्योग था उसका विपरीत प्रभाव पड़ गया, बड़ा बड़ा कंपनी आके उसको उस चीज़ को सस्ता में दे रहा था, तो इसलिए कुटीर उद्योग और लघु उद्योग पर भी क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। क्या हुआ, जो पढ़े लिखे इंसान थे उसको तो नौकरी मिल गया, जो अनपढ़ लोग था वो तो खत्म हो गया वहाँ ना उसका। आधारभूत संरचना में कम विकास के कारण बिहार में कम निवेश हुआ। ओके, आधारभूत संरचना यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे बिजली हो गया, आपको आधारभूत संरचना मैंने आप लोग को यहाँ बताया था ना जी, आधारभूत संरचना में, हाँ, जैसे बिजली, परिवहन, बैंकिंग आदि व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए तब लगाती है। तो बिहार में उस चीज़ की व्यवस्था उस समय नहीं थी सही से। ओके, तीसरे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में उत्तर दें। ठीक है, वैश्वीकरण के पक्ष में क्या करना है, पक्ष में तर्क दें, क्या सही है नहीं है। वैश्वीकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन हुआ, इससे भारत को अपने विकास के लिए पूंजी प्राप्त हो सकेगा। अगर कोई विदेशी आएगा यहाँ पे फैक्ट्री डालेगा, उद्योग डालेगा, तो उससे क्या होगा कि अपने भारत में क्या होगा, वहाँ पे रोजगार मिलेगा, लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे लोग कमा सकेंगे और यहाँ के व्यक्ति भी कमा सकते हैं वहाँ जाके। तो प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि हुआ, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का त्वरित विकास हो सकेगा।
ठीक है। नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग में सहायक हुआ। विकसित, जो विकसित है देश है, जो विकास जिसमें हो गया है जो देश का, जो विकसित तो मतलब विकास कर रहा है तो विकासशील देश बोला जाता है। तो विकसित देशों द्वारा तैयार की गई नई प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग भारत कर पाएगा। ठीक है। अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति, भारत में अच्छी अच्छी गुणवत्ता की उपभोग वस्तुएं कम कीमत पर उपलब्ध हो पाएगी वैश्वीकरण से। ठीक है, अपने तर्क में उत्तर देना है ना भाई। नए बाजार तक पहुंचना, भारत के लिए दुनिया के बाजार तक पहुंचने का मार्ग जो है प्रशस्त हो जाएगा। ठीक है, पहुंच जाएगा। उत्पादन के स्तर को उन्नत करना, विदेशों की अच्छी मशीनें और तकनीकी के प्रयोग से उत्पादन का स्तर जो है बढ़ गया, उन्नत किया जा सकेगा। ठीक है। बैंकिंग सेवा या वित्त क्षेत्र में सुधार, अन्य देशों के संपर्क में आने से बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र की कुशलता पूर्वक सुधार होगा। अगला प्रश्न है, अगला है मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास। मानवीय पूंजी मैंने आप लोग को पढ़ाया है कि विश्व के विभिन्न देशों में जाके आप शिक्षा ले पाएंगे, कौशल वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं, मतलब ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये क्या हो जाता है, मानवीय पूंजी होता है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं और आप जो पढ़ रहे हैं ना, ये सब क्या हो गया, मानवीय पूंजी हो गया। इसे कोई नहीं बांट सकता है। तो मानवीय पूंजी का भी क्या हुआ, विकास बढ़ा, क्योंकि हमारे देश में मेडिकल कम है। मेडिकल अस्पताल की मेडिकल की जो तैयारी होती है बहुत कम स्तर पे होती है, अधिक पैसा लगता है। तो दूसरे देश में अच्छा भी होता है और लैब की भी उपलब्ध है, तो हम लोग वहाँ जाके कर लेते हैं। आइए, और चौथा प्रश्न है वैश्वीकरण का आम आदमी पर पड़े प्रभाव को चर्चा करें। ठीक है, उत्तर है वैश्वीकरण का आम आदमी पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा, जो निम्नलिखित है। सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि उपयोग के आधुनिक संसाधनों का उपलब्ध हो गया। जो उपयोग करने के लिए जो चीज था, संसाधन, जो जरूरत का जो चीज था, आवश्यकता की सभी चीजों को क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। तो वो आज विभिन्न देशों के संसाधन एवं उत्पादित वस्तुएं आम लोगों के लिए सभी जगह पे उपलब्ध हो गया। जैसे मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया, बाकी चीज सबके लिए उपलब्ध हो गया। रोजगार की बढ़ी हुई संभावना, उद्योग का प्रसार से आम लोगों के लिए रोजगार के नए नए क्षेत्र खुल गए थे। ओके। आधुनिक तकनीक की उपलब्धता, विकसित देशों के आधुनिक तकनीक आज आम लोगों के उपयोग के लिए क्या हो गया, उपलब्ध हो गया। अब नकारात्मक प्रभाव भी है। सामान्यतः कम कुशल, कम कुशल का मतलब हो गया कम पढ़ा लिखा। क्या हो गया, कम पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा लोगों में बेरोजगारी बढ़ने की आशंका बढ़ गई। काहे कि जो बड़ा बड़ा कंपनी था पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देगा ना। उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में प्रतियोगिता बढ़ गई। अब जो हमारे पास उद्योग था, कुटीर उद्योग था, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी आके हमारे सारे उद्योग को चौपट कर देगा। काहे कि वो सब देश से लिंकअप है, बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो मेरा क्या चलेगा भैया, हमारे कोई खरीदबे नहीं करेगा, अपने भारत में भी नहीं खरीदेगा, हम ज़्यादा दाम में बेचेंगे। देसी चीज़ का दाम ज़्यादा होता है, विदेशी चीज़ का कम होता है, जानते हैं ना, वही चीज़ें हैं। श्रमिक वर्ग पर बुरा प्रभाव पड़ा। जो गरीब मजदूर लोग थे उन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। मध्यम और छोटे उद्योग और व्यवसाय के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया। गांव के छोटे एवं मध्यम वर्ग के किसानों के सामने संकट उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, संकट उत्पन्न हो गया। क्या है कि इसके पास संसाधन वगैरह, जो बड़ा बड़ा जमींदार था उसके पास संसाधन हो गया, वो अलग टेक्नोलॉजी से उत्पन्न कर लेते थे। तो गांव के छोटे एवं मध्य वर्ग के जो किसान थे ना, उसके सामने क्या हो गया, संकट उत्पन्न हो गया। तो यही सब प्रश्न था जो आप लोग का, ये अध्याय का जो प्रश्न था आप लोग का खत्म हो गया। आई होप आप लोग यहाँ तक अगर वीडियो देखें तो आपको थैंक यू। ठीक है, ये अध्याय आप लोग का खत्म हो चुका है। प्रश्न उत्तर आप लोग का करवा चुके हैं। कोई दिक्कत जी समझने में किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी इससे पहले जितने भी अध्याय उसको एक बार आप लोग रिवीजन के तौर पे ज़रूर देखें, क्योंकि रिवीजन के बिना डिवीजन संभव नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ये अध्याय भी कंप्लीट करवा दिया। अब 2 अध्याय आप लोग का बचा है, तो दोनों अध्याय हम लोग जल्दी ही पढ़ के ख़त्म कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो भाई इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और हाँ, मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।